स्टार्ट करते हैं अपन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो ये जो टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स है इसको समझो आप ढंग से, है ना। बहुत आसान आसान से टर्म है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यार तुम लोग टाइम से आ जाया करो। देखो सुनो, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स में देखिए, सबसे पहला लेता हूं मैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। देखो होमो का मतलब सिमिलर टाइप या सिर्फ एक ही टाइप, है ना, एक ही टाइप। तो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स अपन उनको बोलते हैं जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड हो। ठीक है ना। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आर दोज कॉम्प्लेक्स विच हैव ओनली वन टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक है। जैसे एग्जांपल लें बेटा, देखो मैंने लिखा CONH36, है ना। लिगेंड जो अंदर होते हैं उनको बोलते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था, है ना। तो इसमें सारे लिगेंड कौन है? अमोनिया। ठीक है। सपोज जैसे मैंने ये लिया, इसमें भी सारे अमोनिया है ना। समझ में आ रही है बात ये। अगर जैसे मैं बात करूं CrEn की होल थ्राइस, तो सारे के सारे लिगेंड्स एक ही टाइप के हैं जी। समझ में आ गया। होमो मतलब एक ही टाइप, है ना। अब देखो इसका एक सेकंड और आता है। अगर ये होमो है तो सेकंड होगा हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा हुआ? हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमो अगर एक ही टाइप का है तो हेट्रो का मतलब एक से ज्यादा टाइप, है ना। इसका मतलब ये हो गया, देखो मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड। ठीक, समझे आप। देखो जैसे मैंने ये लिया CONH32H2O और ये लिया मैंने, मान लीजिए। ठीक है। अब अंदर क्या देख रहे हो? देखो अमोनिया भी है, वाटर भी है और पिरिडीन भी है। तो ये आप देख लीजिए कितने टाइप के दिख रहे हैं आपको? एक से ज्यादा टाइप के दिख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हेट्रोलेप्टिक। ठीक है। सपोज मैंने ऐसे लिया, बताओ अमोनिया और Cl दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स हो गए। तो एक ही टाइप का लिगेंड तो होमोलेप्टिक, और एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड तो उसको क्या बोल देंगे? हेट्रोलेप्टिक। तो समझ में आ गया भैया? इजी है ये, होमो एंड हेट्रो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। अब देखो सुनो, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट मैं लेता हूं मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। मोनो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। देखो इसमें क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो सिर्फ एक ही होगा। सेंट्रल मेटल एटम एक ही होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, देखो FeCO5, तो इसमें सेंट्रल एक ही है Fe। मैंने ये लिया, देखो K4FeCl6, इसमें सेंट्रल ये एक ही है। मोनो का मतलब एक ही होता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। जैसे मैं अगर बोलूं बाई न्यूक्लियर
कॉम्प्लेक्स। मोनो का मतलब एक होता है, तो बाई का मतलब दो हो गया। सेंट्रल मेटल एटम क्या हो सकते हैं, दो आ सकते हैं, है ना। जैसे देखो सुनो, मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास ये देखिए Fe2CO9, तो यहां दो Fe चेक करो है, मैंने ये लिया Mn2CO10, मैग्नीज दो है, दो सेंट्रल मेटल है, ठीक है। तो एक तो मोनोन्यूक्लियर, दो तो बाई न्यूक्लियर। इस पे अभी रिसेंटली नीट में क्वेश्चन आया था, 2017 में आया क्वेश्चन है, मोनोन्यूक्लियर और बाई न्यूक्लियर में। तो आसान आसान से टर्म्स से आई थिंक आपको क्लियर होगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आ गया समझ में, बोलो। चलें आगे, तो बात को आगे बढ़ाएं फिर। चलिए, तो देखो बेटा सुनो, और आगे क्या है इसके टाइप्स। देखिए, फिर एक आता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखो बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स मैंने आपको भी लिगेंड पढ़ाए थे, तो लिगेंड में हमने ऐसा बोला था कि कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो सिर्फ लोन पे डोनेट करते हैं, लेते कभी नहीं है। यानी क्या होगा कि बिटवीन मेटल एंड कार्बन ओनली, सॉरी बिटवीन मेटल एंड लिगेंड ओनली सिग्मा बॉन्ड होगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो ऐसे लिगेंड कौन से थे याद करो, क्लासिकल लिगेंड, ठीक है ना। ऐसे लिगेंड कौन से थे, क्लासिकल लिगेंड, है ना। ऐसे लिगेंड कौन से हैं, क्लासिकल लिगेंड। तो जैसे क्लासिकल लिगेंड में हो गया आपका NH3 था, H2O था, F माइनस था, H माइनस था, ये इस तरह। जैसे देखो मैं एग्जांपल लेता हूँ, CuNH3 6, तो इसमें जो अमोनिया है वो सिर्फ इसको कोबाल्ट को इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन कोबाल्ट से वापस इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं। समझ में आ गई बात, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि अमोनिया के पास कोई खाली ऑर्बिटल नहीं है, ठीक है। सपोज ऐसे मैंने ये लिया, देखो Fe(F6-3), सपोज मैंने ये लिया FeH2O6+3, ठीक है ना। तो ये ऐसे लिगेंड है जो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। यानी सिग्मा बॉन्ड तो बना लेंगे, लेकिन ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है ना। सिग्मा कॉम्प्लेक्स के बाद देखिए, सिग्मा के बाद अपन चलते हैं सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स। देखो नाम से पता लग रहा है क्या, कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा, कि पहले लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया तो सिग्मा बॉन्ड बना, लिगेंड ने वापस मेटल से लिया, तो बेटा पहला बॉन्ड अगर सिग्मा है तो दूसरा बॉन्ड कंफर्म क्या होगा, पाई होगा। समझ में आ गई बात। तो इसका मतलब देखो, ये ऐसे लिगेंड हो गए जो क्या हो, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर हो, है कि नहीं है। सिग्मा तो दे रहा है और पाई ले रहा है, ये लिगेंड मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो जैसे देखो, आपने ये लिया था FeCO5 NiCO4, याद आ गया, पढ़ाए मैंने, याद करो। जैसे ये Fe है, ठीक है, तो इस कार्बन पे लोन पेयर था, इसने इसको क्या किया था, इलेक्ट्रॉन दिया था, पढ़ाया मैंने आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन है, तो जब आप MOT पढ़ी है 11th में, याद करो इनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली थे, तो खाली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में याद करो इन्होंने क्या किया था, मेटल से इलेक्ट्रॉन लिए थे, इसने इस तरह से लिए थे ना।
बोलो। तो बेटा जब पहला बॉन्ड सिग्मा बना तो दूसरा क्या बना, पाई। तो सिग्मा तो दे रहा है और पाई ले रहा है। ले रहा है नहीं ले रहा, समझ आ गई बात है। तो सिग्मा डोनर एंड पाई क्या हो गया, एक्सेप्टर। तो सिग्मा पाई कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया। सिग्मा सिर्फ जो दे, सिग्मा पाई में दे भी रहा है और ले भी रहा है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर बात करें तो पाई कॉम्प्लेक्स। देखो पाई कॉम्प्लेक्स अपन उनको बोलेंगे जिसमें लिगेंड के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होते हो, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हो, है ना। जैसे देखो कल हमने पढ़ा था सैंडविच कंपाउंड, याद करो। ये बेंजीन था, इधर भी एक बेंजीन है, ये याद आया, ठीक है। ये क्रोमियम है, क्रोमियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसके पास डी खाली पड़े। खाली पड़े डी में क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले रहा था, है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले रहा था और वापस दे भी रहा था, है ना। तो यहाँ इनको क्या बोलते हैं अपन, पाई कॉम्प्लेक्स। जैसे एक ये था, एक ये भी था, याद करो, ये फेरोसीन, ये पढ़ाया था मैंने आपको। तो ये जो अपन ने अभी पढ़ा है ना, उनका कंक्लूजन लिखा हम लोगों ने सारा। ये मैंने पाई कॉम्प्लेक्स वाले कल लिगेंड पढ़ाए थे, ऑर्गेनिक लिगेंड, आप याद कीजिए, सारे एक्सप्लेन किए थे मैंने आप लोगों को इसको, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गए, बोलिए। हाँ बेटा, अगर ब्रिज वाला 2 से जुड़ रहा है तो वो बाई न्यूक्लियर है ना, ये वाला। जैसे देखो ये बाई न्यूक्लियर है, ये कन्फर्म बाई न्यूक्लियर है, ठीक है ना। क्योंकि एक मेटल और दूसरा मेटल, 2 मेटल है तो ये कन्फर्म बाई न्यूक्लियर है। हाँ जी, कोई डाउट। बोलो साहब। ये कॉम्प्लेक्स आपको आने चाहिए ढंग से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, है ना। तो आपको आना ही चाहिए। तो ये आपने सारे पढ़ रखे हैं, नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है बेटा। चले आगे। जो बच्चे नए हैं तो वो पहले ना वीडियो जरूर देखें, जो पुराने लेक्चर हो चुके कोऑर्डिनेशन के। चलिए बात को आगे बढ़ाएं थोड़ा और। चलो बच्चों देखो सुनो, बात करते हैं अपन कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको अपन लिखेंगे CN, कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज CN। देखें, एक मेटल जितने लोन पेयर लेगा वो उतनी क्या करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है ना। इतना तो आपको पता होगा, लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि जब भी लोन पे डोनेट किया जाता है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। देखो सपोज अभी मैंने ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा रखा है, इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4, ठीक है। सपोज मैंने ये 2 दिखा रखे हैं तो कोऑर्डिनेशन आ गया 2। सपोज मैंने ये दिखा रखे हैं 6 तो कोऑर्डिनेशन आ गया 6।
समझ आ गई बात? तो बहुत ही आसान सी बात है कि वो कितने लोन पेयर ले रहा है या कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, उसको अपन क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। समझ में आ गई बात? ही आसान सी बात है, ठीक है ना? तो अपन इनको कुछ एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो सुनो, सबसे पहले मैंने ये लिया NaAgCN2, याद कीजिए ये सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड, ठीक है। अब ये जो Ag है वो दो साइनाइड से कनेक्ट है, देखो। तो एग्जैक्टली इसने क्या किया, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, टू आ गया। सपोज जैसे मैंने ये लिया Na3AgS2O3, है ना। अगेन Ag दो थायोसल्फेट से कनेक्ट है, इसका मतलब इसने दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। कितने बनाए, दो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2। मेरे पास है HgI3-1, इस Hg ने देखे क्या कर रखा है, तीन आयोडीन से कनेक्ट है, ये है भैया, ठीक है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। सपोज मेरे पास है NaCO4, है ना। तो इस निकल के साथ देखो टोटल 4 कार्बोनिल जुड़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं नहीं जुड़ रहे, ठीक है ना। तो इसका कोऑर्डिनेशन कितना आ गया, 4 आ गया। तो देखो मोनोडेंटेट में तो कुछ नहीं, सिंपली आप क्या करो, लिगेंड के नंबर काउंट कर लो। दो साइनाइड 2, दो थायोसल्फेटो 2, तीन आयोडाइड देख लो, 4 कार्बोनिल हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। सपोज जैसे इसने ये बोला, देखो कि मेरे पास है प्लेटिनम NH3, ये दे रखा है। बताओ इस प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, बताइए भैया, प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया, है ना। कैसे, देखो दो अमोनिया से और दो क्लोरीन से, और अमोनिया और क्लोरीन मोनोडेंटेट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ गया। तो बेटा सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको लिगेंड ढंग से आते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं अपन, देखो सुनो, सपोज मैंने ये लिया, देखिए मैं कहता हूं CrEn की होल थ्राइस PO4, ठीक है। अब समझना, सबसे पहले En क्या है, En कैसा लिगेंड है, En बाइडेंटेट लिगेंड है ना। En बाइडेंटेट है ना, एक En दो लोन पेयर देता है ना। एक En दो लोन पेयर देता है बेटा, देखो याद कीजिए, मैंने बताया था आपको ये इस तरह से। En का मतलब इथाइलिन डाइमीन, है ना। तो इस तरह से देखिए, तो एक En दो देता है, तो तीन क्या करेगा, 6 दे देगा, दे देगा नहीं दे देगा, बोलो, हाँ जी 6 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका इसकी 6। आप बताओ, जैसे मैंने ये लिया K3Cr C2O4, ये C2O4 याद करो, ये ऑक्सलेट था, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड था, हाँ। तो एक ऑक्सलेट कितने देता है, दो, है ना। तो तीन कितने दे देगा, 6 दे देगा, और क्या। समझ में आ गया, मतलब लिगेंड अगर आपको याद है ना बेटा, तो आराम से कर सकते हैं। जैसे देखो सुनो, मैंने ये लिया प्लेटिनम En ACAC Cl Py और SO4, तो इस प्लेटिनम का निकालना है, तो समझते हैं। देखो En है इथाइलिन डाइमीन, है ना, एक ही है, तो ये दो लोन पेयर देता है। ACAC एसिटिल एसिटोनेटो, ये एक ही था, दो लोन पेयर देता है। क्लोरीन एक ही देता है,
पिरिडीन एक ही देता है, अंदर अंदर वाले गिनना है, बाहर वाले मत गिन लेना। तो कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6 हो गया। समझ में आया मामला ये? बोलो क्या कर सकते हैं आप, बोलिए। ये बात दिमाग बैठ गई भाई? सिंपल सी बात है कि अगर आपको लिगेंड याद है तो आप कर लेंगे, और नहीं याद है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। इसका मतलब लिगेंड तो याद करने पड़ेंगे बच्चों, है ना। ये एग्जांपल दे रखे हैं आपको, नोट्स में है ना। ये बताइए बेटा, जैसे मेरे पास ये देखो CA-EDTA, बताइए EDTA याद है आपको? इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो 6 देता था ये। वेरी गुड, सबका आंसर सही आ रहे हैं। तो ये 6 देता था, तो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो वो ये बेटा, लिगेंड याद कर लो, ये आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर से रिलेटेड कुछ चीजें देखो मैं आपको बताता हूं, है ना, उनको समझिए आप। ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है ना, आराम से नोट्स में पढ़ लेना आप, कहीं दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले, अगर मेटल पे चार्ज +1 आ रहा है ना, तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 4 हो सकती है। अगर मेटल पे चार्ज +1 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 4 हो सकता है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो मेरे पास है CuCN2-1, ठीक है, और फिर ये बना CuCN4-, ये दोनों कॉम्प्लेक्स बनते हैं। अब देखो कॉपर का अपन निकालते हैं, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपने 11th में सीखा है। कॉपर का माना X, साइनाइड पे जानते हो -1 होता है, -1 इंटू 2, ऊपर चार्ज -1 है, सोल्व करेंगे आ जाएगा +1। तो अभी इसके साथ 2 साइनाइड जुड़े हुए, चेक करो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 2 है। अब यहां जाओ, इस कॉपर की बात करें तो X 4 साइनाइड, -1 इंटू 4 -3, ठीक है, तो X की वैल्यू क्या हो गई, देखो क्या आ जाएगी आपका, 1 ही आएगा। अब ये इससे इसमें कन्वर्ट कब होगा, सोचो भाई, अभी 2 साइनाइड है और इधर कितने हैं, 4, आप उसको साइनाइड और प्रोवाइड कर दो, एक्सेस में दे दो उसको, है ना, उसको क्या करो आप, उसको साइनाइड आप एक्सेस में प्रोवाइड करवा दो, बोलो हो सकता है ना। तो एक्सेस में प्रोवाइड करने पर ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये जो कोऑर्डिनेट इसका मेटल का +1 है, +1 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर 2 भी दिखा रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी दिखा रहा है, दिखा रहा है नहीं दिखा रहा, दिखा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट में देखो, एक मिनट पहले इसी को देखो। अब जो Ag+ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिखाता है, ऑलवेज 2, इसमें 4 नहीं मिलेगी। Ag+ वाले में सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही मिलेगी। अगर आप लोगों ने मेटलर्जी पढ़ी थी तो हमने कुछ कॉम्प्लेक्स बनाए थे, याद करो, एक NaAgCN2, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, साइनाइड या मैकार्थर फॉरेस्ट मेथड में याद कीजिए, पढ़ा था ना, ठीक है। अच्छा, Cr+ है, उसकी 6 हो सकती है ना, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो सकती है, बट ये काम आएगा नहीं, इसको तो छोड़ सकते हो, ये काम आएगा। तो देखो मैंने क्या बोला, सुनो, मैंने बोला कि अगर मोनोवैलेंट केटाइन है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और
4 हो सकता है ना। 2 ये रहा, 4 ये रहा। 2 से 4 में तब बदला जब आपने इसको साइनाइडाइन बहुत अच्छे से अमाउंट में दे दी, ठीक है। Ag प्लस का ऑलवेज 2 ही होता है। अब ये याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि बेटा आपके इस लेवल पे याद करने ही ज्यादा काम का है ना। फिर देखिए नेक्स्ट बात करें बी की। अगर मेटल आयन +2 का है ना, तो +2 वालों की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 हो सकती है। +2 वालों की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या हो सकती है, 4 और 6 हो सकती है, ठीक है। अब इसमें भी देखो, सुनो क्या, जैसे मैं बोल रहा हूं PT+2 PD+2, ठीक है। इनकी सिर्फ 4 ही होगी, ओनली 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा काम का ये, अच्छे से याद कर लेना। और जो IIT जेई देंगे उनको तो ढंग से एकदम अच्छे से। PT PD सिर्फ 4, बहुत ही काम का ये, बहुत ज्यादा काम का, ठीक है। अब देखो सुनो, निकल+2 कॉपर+2, है ना। ये जो है आपके निकल+2 है ना, कॉपर+2 है ना, और Mn+2, ये 4 भी दिखाते हैं, 6 भी दिखाते हैं, कभी कभी 5 भी दिखा सकते हैं, बट काम आएगा नहीं, ज्यादा काम आएगा नहीं। जो मैं बोल रहा हूँ याद करना वो याद करना, ये काम आएंगे नहीं। अच्छा, जैसे कैल्शियम+2 और मैग्नीशियम+2, ये सिर्फ और सिर्फ 6 दिखाएंगे, ओनली 6, तो ये काम का है। अब बेटा ये याद करने से ही फायदा है आपको, ठीक है ना। तो इनको अगर आपके पास नोट्स हैं तब तो आप उसको क्या करो, टिक कर लो, नहीं तो एक बार आप इसको नोट कर लो, है ना, क्योंकि जो मैंने इंपॉर्टेंट बोले हैं वो कंफर्म है, एग्जाम में आते हैं, याद रख लेना, है ना। नोट कर ले बेटा इनको। हाँ भैया, हो गया। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर बोले, अगर किसी पे चार्ज +3 है,
है ना। अगर किसी पे चार्ज +3 है, ठीक है ना, हम कह रहे हैं चार्ज क्या है, +3 है बेटा, तो +3 वाले की जनरली क्या होगी, आपकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो जनरली 6 होती है ना। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, ठीक है ना। जैसे Fe+3 है, Cr+3 है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। बट दो याद रखने पड़ेंगे आपको, Al+3 और Au+3, ठीक है ना। इनकी 6 के साथ साथ 4 भी होती है ना। तो ये भी काम किया आपकी। इनकी 6 भी हो सकती हैं और 4 भी हो सकती है। तो देखो याद में Ag+ हमेशा 2, PTPD हमेशा 4, Al+3 और Au+3, है ना, 4 और 6 दोनों, ठीक है ना। और कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों की ये 6 आती है। एंड लास्ट देखिए फाइनली, अगर किसी का आ रहा है +4 तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6, है ना। तो इसमें जो सबसे ज्यादा काम का है प्लेटिनम +4, ये बहुत ही ज्यादा काम का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बहुत ढंग से तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई, ये बेटा याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब आप जब पी ब्लॉक पढ़ोगे ना, एक कॉम्प्लेक्स आएगा बेटा, देखो PTF6, है ना, -1। अब देखिए प्लेटिनम कितने फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, 6 से जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है। ये एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां प्लेटिनम, देखना देखो X, है ना, फ्लोरीन का -1 × 6 -1, तो X क्या आ गया, +5 आ गया। तो सिर्फ ये एकमात्र ऐसा कॉम्प्लेक्स है जहां प्लेटिनम +5 दिखेगा आपको। बाकी कहीं पर भी अगर प्लेटिनम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिखा रहा है तो आपको हमेशा उसको +4 कंसीडर करना है। अब ये क्यों होता है, ये अपन पढ़ेंगे लेटर ऑन पी ब्लॉक में, है ना। ये एग्जैक्टली तो ये ऐसा होता है, XCPTF6, है ना। तो एक बार वापस सुनो, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं उनको दिमाग में फिट करो। Ag+ हमेशा 2, ठीक है ना। PTPD हमेशा 4, Ca+2 Mg+2 हमेशा 6, Al+3 Au+3 4B 6B, ठीक है साहब। एंड देन फाइनली PT+4, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सिर्फ एक ही एग्जांपल है ये, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो मेरे हिसाब से याद हो जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें तो। चलें आगे बच्चों। देखो जिन पॉइंट्स पे मैंने बार बार स्ट्रेस दिया या बार बार रिपीट किया उनको आप याद कर लेना बेटा, ठीक है ना। अब जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 8 भी होती है, बट हमारे इस लेवल पे काम आती नहीं, तो मतलब नहीं हमारे लिए तो, है ना। इसलिए मोलिब्डेनम का होता है एक, बट जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, ठीक है। तो देखो सुनो आगे, अब अपन एक टॉपिक ले रहे हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। सुनो बहुत ढंग से, हेडिंग डाल रहे हैं अपन, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN, ठीक है। ये पढ़ना है, ये होता क्या है ये समझते हैं पहले। तो सबसे पहले सुनो, देखो जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये निकल है और इसके साथ ये 4 कार्बोनिल है, ठीक है। तो देखो
निकल जो खुद है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 28 है कि नहीं है? निकल का 28 जानते हो? तो निकल का अगर 28 है एटॉमिक नंबर, इसका मतलब निकल के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 28 ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सुनिए आगे, क्या बात आगे ये है कि इसके साथ जुड़े हुए 4 कार्बोनिल, ठीक है? तो निकल का अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, निकल का एक्स 4 कार्बोनिल, 0 होता है कार्बोनिल, तो एक्स का मतलब 0 है, या फिर यानी निकल पे कोई चार्ज नहीं है, यानी निकल के 28 के 28 इलेक्ट्रॉन है। अब प्लस 4 कार्बोनिल है, हर कार्बोनिल एक लोन पेयर देता है, तो एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इंटू 2, तो कितने हो गए देखो, 28 और 8 36 हो गए। तो ये जो टोटल इलेक्ट्रॉन आए ना, इसको अपन क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। एक एग्जांपल और लेता हूं, देखो जैसे मैंने लिया K4FeCN6, इसको समझते हैं बेटा? सबसे पहले इस Fe को पकड़ो, है ना? इस Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसका मान ले x, मान ले पोटेशियम 4 है, पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, तो 1 इंटू 4, 6 साइनाइड है, -1 इंटू 6, पूरे पे कहीं कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, 0 किया, सोल्व करने पे वैल्यू आई मेरे पास 2, यानी ये Fe जो है अभी कौन सी स्टेट में? +2 स्टेट में, है ना? अब मुझे बताओ, Fe के पास होते हैं 26, लेकिन यहाँ Fe+2 है, तो कितने रह गई? 24 रह गई ना? अरे समझ में आया? Fe+2 है, तो प्लस चार्ज कब आता है? जो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। तो अब इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर देखो कैसे, Fe के 24, 6 साइनाइड है, हर साइनाइड 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 24 एंड 12 कितना आ गया? 36 आ गया कि नहीं आ गया? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हुआ? देखो बहुत ही सिंपल सी बात, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपके जो सेंट्रल मेटल है उसके खुद के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड से लिए गए इलेक्ट्रॉन, उनको जोड़ दो, खुद के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड से लिए गए इलेक्ट्रॉन, है ना? जैसे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन, जिंक, ये लिया, ठीक है? तो यहां जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, एक्स, अमोनिया तो जानते हो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है बेटा, जानते हो, +2, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अच्छा जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 30, लेकिन अब ये जिंक कौन सी स्टेट में? +2 स्टेट में, है ना? तो 30 में से 2 कम कर दो, प्लस 4 अमोनिया है, 4 इंटू 2, तो 28 + 8 कितना आ रहा है? 36। समझ में आ रहा है? तो बताओ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या हुआ, है ना? क्या? इलेक्ट्रॉन ऑफ CMA, CMA मतलब सेंट्रल मेटल एटम, प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड्स, इन सबको जोड़ देना अपने को। क्या ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई क्या? बोलो। कोई डाउट है? कोई डाउट? बेटा लेकिन वो ले दे के है तो अपने घर में ही ना, नहीं हमें तो टोटल इलेक्ट्रॉन जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया, है ना नीना मदान? कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं होता है, बीच में ही रहता है वो।
तो देखो सुनो, हम क्या करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड। इसमें देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो है ना, Z ऑफ सी में, जेड समझते हैं, जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, बट अभी डिस्कस करते हैं पुलकित जसूजा, है ना, जेड फॉर सी में माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी में प्लस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एक बात बताओ देखिए, जनरली एक ऐसी बात बोली जाती है कि अगर EAN की वैल्यू ये आ रही हो, ये अगर ध्यान देना, ये क्या है, ये है एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट इनर्ट गैसेस, है ना। तो अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की वैल्यू आपके किसी भी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब वो जो है वो इस EN रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे अभी 36 आ रही है, फॉलो कर रहा है, अभी तो सारे वाले कर रहे थे, नहीं आएगी तो नहीं फॉलो करेगा, समझ में आ रही बात, है ना। तो एक्चुअली ये जो EN का कंसेप्ट था ये बताया था सिडविक ने, तो इसको ये भी कहा जाता है सिडविक रूल भी कहते हैं, सिडविक साइंटिस्ट का नेम है, ठीक है। अगर EAN की वैल्यू किसी भी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के इक्वल आती है, तो इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स EN रूल को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए जनरली क्या होता है कि इफ EAN रूल is followed, then such complex are very stable, है ना। अगर EN रूल को फॉलो किया जा रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होते हैं, बट एग्जैक्टली ये बात है ना, बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर मेटल कार्बोनिल्स। प्रैक्टिकली जब इसको देखा गया ना, तो ये मेटल कार्बोनिल के लिए तो ठीक है, किसके लिए ठीक है, मेटल कार्बोनिल के लिए, है ना, बाकियों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब EN रूल किसके लिए काम का है, मेटल कार्बोनिल के काम का, ठीक है ना। तो कुछ बातें समझे। एक बात बताओ, जैसे मेरे पास देखो ये है, मैंने लिया VCO6, ठीक है, इस VO6 का निकाल के बताओ, VCO6 का निकाल के बताइए भैया। हाँ जी, मुझसे बच्चों ने निकाल भी दिया भाई। वेनेडियम न्यूट्रल है, देखो ये 23 6 इंटू 2 तो 35 आ गया। हाँ जी, अब आना कितना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, 36, आया कितना है 35। इसका मतलब अभी तो ये EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा ना, अरे नहीं कर रहा ना। तो एक बात बताओ, अगर ये VCO6 एक इलेक्ट्रॉन ले ले और लेके इसमें कन्वर्ट हो जाए, है ना, इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस आएगा। अभी इसका EN आ रहा था 35, एक इलेक्ट्रॉन लेते ही कितना हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन दिया आपने तो 36 हो गया ना, 36 होते ही अब एक तरह से अपन कह सकते हैं ये स्टेबल हुआ। अब मुझे एक बात बताओ,
इसने इलेक्ट्रॉन लिया, क्या किया, इलेक्ट्रॉन लिया ना। अगर इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब इसका हो क्या रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना। अरे हो रहा है, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसका रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इधर वेनेडियम 0 था, इधर वेनेडियम -1 आएगा, आप चेक करो। तो जिनका रिडक्शन होता है वो काम किसकी तरह करते हैं, एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो पता है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का करेंगे ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, पता है ना। नाम हमेशा दूसरे के लिए होता है, आपका नाम आपके लिए नहीं है, आपका नाम दूसरे के लिए है। आप अपने नाम से खुद को पुकारते हो क्या, नहीं पुकारते ना, है ना। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन और खुद का रिडक्शन। तो खुद का रिडक्शन हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो बताओ VCO6 किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलो बताओ, CrCO6 MnCO5 MnCO6 इनके निकालिए, कौन इलेक्ट्रॉन लेगा कौन देगा, आप थोड़ा सा डिसाइड कीजिए। हेलो शर्मा जी, हाँ सर। कितने दिन बाद आए बेटा। हम्म, सरली शर्मा, हाँ सर। कितने दिन बाद आए हैं आप। सर वो बाहर गए हुए थे। अरे बाप रे, लॉकडाउन में बाहर। हाँ सर। चलो आप कंटिन्यू करना, ठीक है। यस सर।
हाँ जी बच्चों, देखो सुनो। CrCO6 क्या करेंगे? देखो, क्रोमियम 24, 6 × 2 36, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैग्नीज 25, और ये हो गया देखो आपका 5 × 2, तो कितना हो गया? 35 है। आना कितना चाहिए? 36। तो बताओ MnCO5 क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले ले और क्या बना दे? MnCO5 -1, तो 35, ये क्या हो जाएगा? 36। इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो खुद का क्या कर रहा है वो? रिडक्शन। तो जो खुद का रिडक्शन करते हैं उनका क्या होगा? वो काम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर आओ, मैग्नीज का 25, 6 × 2, तो कितना आ गया? 37 आया ना इस बार, बोलो। तो क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन क्या करनी चाहिए? 36 आया, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, करवा दो। तो जैसे आप लूज कराओगे MnCO6+1, 37 था 36 पे आ जाएगा, आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ। तो जिनका ऑक्सीडेशन हुआ वो काम किसका करते हैं बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट का। तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया? बोलो। अरे बात समझ में आ गई क्या? ठीक है साहब। चलिए, तो ये बताओ, ये मेरे पास FeCO4, ये क्या करेगा बताओ? इसको क्या करना चाहिए? इलेक्ट्रॉन लूज करने चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन करने चाहिए, क्या करना चाहिए? गेन करने चाहिए। कितने? 2 कर ले, है ना? समझ में आ गया? तो देखो कैसे भाई, Fe का कितना है खुद का? 26.4 × 2, तो 8 और 26 कितना हो गया? 34। तो इसका 34 आ रहा है। तो अगर आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो ये आ जाएगा FeCO4-2। समझ में आ गया? ये समझ में आया बच्चों? चलिए ये बताइए, K3FeCl6, इसका बताओ। हम्म 35 आएगा। देखो कैसे, Fe है, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। X 3 पोटेशियम 3, 6 साइनाइड -6, X की वैल्यू आई +3, तो इसका En निकालना है। Fe 26, 3 माइनस करेंगे, है ना? और 6 साइनाइड है, 6 × 2, तो 23 + 12 कितना आ गया? 35 है। आया ना? तो क्या ये EN रूल को फॉलो कर रहा है? क्या ये EAN रूल को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा ना? ठीक है साहब। ये एग्जाम्पल सारे हैं नोट्स के अंदर, आप देख सकते हैं। बताओ, Cr neta6 C6H6, बताइए ये C6H6 जानते क्या? जानते हो क्या ये बेंजीन? तो बेंजीन कितने इलेक्ट्रॉन देता है? बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड के कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, है ना बेटा? तो देखो, क्रोमियम के खुद के 24, है ना? 2 बेंजीन है,
हर बेंजीन 6 देती है। 6 क्यों देती है? क्योंकि इसके पास, ध्यान दीजिए, 3 पाई बॉन्ड थे। तो कितना आ गया? 36, है ना। इसका नाम था क्रोमोसिन, है ना। फिर देखो, ये बताओ, C5H5 याद आ रहा है? ये कल पढ़ा था, कल बताया था मैंने आपको, याद कीजिए। साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये भी क्या करता है? देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 यहाँ से, और ये नेगेटिव कार्ड, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन देता है ना। तो सबसे पहले Fe का क्या करो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो FeX इस पे -1 चार्ज है, तो -1 इंटू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। तो Fe क्या हो गया? 26 - 2, ठीक है। और ये हो गया आपका 6 इंटू 2, तो कितना आ गया? 36 आ गया। आ गया। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल आपको करवाए, ठीक है ना। अब देखो बेटा, ये टेबल बनी हुई है आपके, है ना। ये इस टेबल के क्वेश्चन करना, पॉलीन्यूक्लियर वाले जो है, बाई न्यूक्लियर वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे करवाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये करना जरूर, ये ध्यान रख लेना आप।